हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं डिम्पल सैनी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है आपकी इस ऑनलाइन क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ते रहिए, जारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। 1 मिलियन से और बड़ा बनाते रहिए, ठीक है। तो आज हम देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 की सामान्य हिंदी में हिंदी गद्य साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि हमारा जो साहित्य है, हिंदी सामान्य हिंदी है, उसमें गद्य साहित्य क्या है। कक्षा 12 की जो सामान्य हिंदी है आपकी, उसमें प्रथम पाठ, वैसे तो आपका जो भी टेक्स्ट बुक है आपकी, जो पाठ्यक्रम में है, वो थोड़ा हम लेट पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा साहित्य पढ़ लेते हैं कि आपके सामान्य हिंदी में कौन कौन सा साहित्य आने वाला है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो उसमें आज हम लेकर आए हैं हिंदी गद्य साहित्य। अब देखिए, गद्य और पद्य दो तरह के साहित्य होते हैं। गद्य वे होते हैं जो विचार प्रधान होते हैं, ठीक है, और जो पद्य होते हैं वे भाव प्रधान होते हैं, जहाँ विचारों को व्यक्त किया जाता है, कुछ अनुच्छेदों में लिखा जाता है, जैसे कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, फीचर, निबंध, ठीक है। इनके माध्यम से जो लिखे जाते हैं आलोचनात्मक, ठीक है, और समालोचनात्मक, या फिर जितने भी तरीके से लिखे जाते हैं वे सारे के सारे गद्य साहित्य कहे जाते हैं। और जो अलंकार, छंद, रस युक्त काव्य गुण, काव्य रीति, इनके माध्यम से लिखे जाते हैं वे सारे के सारे पद्य साहित्य होते हैं, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वह है हमारा गद्य साहित्य। गद्य साहित्य का ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साहित्य क्या है, ठीक है। जब शुरुआत में साहित्य लिखा गया, मतलब पहले ये ज्ञान नहीं था कि साहित्य होता क्या है। तो हिंदी में जब सबसे पहले कुछ लिखा गया तो वो लिखा गया था आदिकाल में, यानी कि जो साहित्य का जो शुरुआती काल है उसे क्या कहा जाता है, आदिकाल, ठीक है। आदिकाल में कुछ रचनाएं होते फिर वो भक्ति काल में आ गई, यानी कि जब भक्ति की धारा बहने लगी तो वो भक्ति काल में आ गई। उसके बाद में जो भक्ति थी वो आश्रयदाताओं के विहीन होने लगी। आश्रयदाताओं के अधीन कुछ कवियों ने आश्रय लिया और उन आश्रयदाताओं के बखान में जो कविताएं लिखी गई तो वे और जितने भी लेख लिखे गए वे सारे रीतिकाल में कहे जाते हैं। और उसके बाद रीतिकाल के बाद थोड़ा लोग जब निराश्रित होने लगे, यानी कि लोगों के आश्रित होकर अपने लेख जो अपने विचारों या अपने भावों को व्यक्त करने लगे, किसी राजा या किसी शरणदाता के प्रशंसा के योग में, तो फिर वो जो रचना थी, वो जो साहित्य था, वो थोड़ा सा संकुचित होने लगा, यानी कि वो थोड़ा सा राजतंत्र के अंतर्गत आने लगा। तो उसी राजतंत्र को तोड़कर जब रीतिकाल से आधुनिक काल आया तो उसमें जोश था, जागरण था, पुनर्जागरण था, जागृति थी, ये सब चीजें लेकर पुनर्जागरण यानी कि आधुनिक काल आया था। और हमारा जो गद्य साहित्य है वो हम आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत भी देखिए भारतेंदु युग था, जो प्रारंभिक काल था, उसको जो कहते हैं, जिन्हें पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, जिसे प्रारंभिक काल भी कहते हैं, तो वो था भारतेंदु युग। भारतेंदु जी ने जो हरिश्चंद्र भारतेंदु थे, उन्होंने क्या करा था, भारत दूरदर्शा के नाम से भारत की जो दूरदर्शा हो रही थी उसका बखान करा था, ठीक है। उन्होंने कई प्रकार की मैगजीन चलाई थी, हरिश्चंद्र मैगजीन चलाई थी उन्होंने। उस मैगजीन के माध्यम से भी लोगों तक विचारों को प्रदान किया गया, आदान प्रदान होने लगा। अपने विचारों या अपने समय के जितने लेखक और कवि थे उनके भावों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। भारतेंदु युग के बाद आया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग, ठीक है, तो जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है। उसके बाद में आता है छायावाद युग आता है, ठीक है। छायावाद युग जो शुक्ल युग भी कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से जो युग पड़ा था, ठीक है। उसके बाद आता है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग का मतलब होता है छायावाद का जब प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, उसके बाद का जो युग आया था उसे छायावादोत्तर युग कहते हैं। और वह युग आज भी चला आ रहा है। वह जो छायावादोत्तर जो युग था वो आज अभी तक जो चल रहा है वो छायावादोत्तर युग है, जिसके अंतर्गत देखिए प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविताएं, कहानी, कई प्रकार के इस प्रकार के यहाँ पर गद्य आए थे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य के अंतर्गत हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं ये देखते हैं, किस प्रकार से इसका काल विभाजन किया गया है, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है हिंदी गद्य के विकास क्रम का काल विभाजन।
काल विभाजन यानी कि हिंदी क्रम में जो गद्य आया था आधुनिक युग में, आधुनिक काल में जो गद्य साहित्य आया था उसमें किस किस गद्यों को किस किस समय तक रखा गया है, कहाँ तक उसकी सीमा थी और कहाँ उसका फिर दूसरा पक्ष शुरू हो गया यानी कि दूसरा युग शुरू हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल। पूर्व भारतेंदु यानी कि भारतेंदु युग के पहले, भारतेंदु युग के पहला जो समय था जब रीति काल का समापन होने वाला था और आधुनिक युग का जब यानी कि भारतेंदु युग का प्रारंभ होने वाला था, उन दोनों के बीच का जो समय था उसे किस समय के नाम से कहा गया है? पूर्व भारतेंदु युग के नाम से, अथवा यानी कि हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल कह सकते हैं उसे। तो उसका समय कौन सा था? 13वीं शताब्दी के मध्य से और सन 1868 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ तक आएगा, सिर्फ यहाँ तक ही, ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद ये तो था हमारा नंबर 1। अब नंबर 2 का जो युग है वह है भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, जिसमें भारत के जो लेखक थे, जो गद्य साहित्यकार थे, उनको जागृत किया। वो जो आश्रयदाताओं की शरण में उनका साहित्य जब वहाँ डूब चुका था, उस साहित्य को उजागर किया तो वो किस युग में किया भाई? भारतेंदु युग में किया, जिसे पुनर्जागरण यानी कि जो सोए हुए साहित्यकार थे उन्हें फिर से जगाया, तो इसलिए क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। तो ये जो पुनर्जागरण काल है इसका समय कौन सा माना जाएगा? 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, 1900 ईस्वी तक। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। ये कुंवर नारायण यहाँ नहीं आएंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर द्विवेदी जी, नंबर 3 पर द्विवेदी युग। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इनका युग रखा गया है, उनके नाम इस युग का नाम रखा गया है। उनका जो समय था वो था सन 1900 से 1922 तक, यानी कि कुल 22 वर्षों का समय था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, जिनके नाम पर इस युग का नाम रखा गया है। उनका समय यानी कि जहाँ पर पुनर्जागरण का समय खत्म हुआ, ठीक है, देखिए जहाँ पर पूर्व भारतेंदु युग का समय खत्म हुआ वहाँ से पुनर्जागरण का युग शुरू हुआ, और पुनर्जागरण का जब 1900 में खत्म हुआ तो वहाँ पर द्विवेदी युग की शुरुआत हुई, और द्विवेदी युग का जो अंत हुआ है 1922, वो देखिए शुक्ल युग अथवा छायावादी युग कहा जाता है। नंबर 4 पर जो आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से रखा गया है इस युग का नाम, कि शुक्ल युग कहा जाएगा या फिर छायावादी युग कहा जाएगा। इनमें बहुत सारे साहित्यकारों का नाम आता है। सन 1919 से 1938 के बीच का समय माना जाएगा, मतलब कि 1922 तक तो द्विवेदी युग की छाया थी, लेकिन 1922 से पहले ही शुक्ल युग का प्रारंभ हो चुका था, लेकिन 1922 तक द्विवेदी युग का असर इसमें रहा, इस साहित्य का असर रहा। अब भाई चला 1919 से लेकर 1938 तक, भाई कौन सा चला? शुक्ल युग चला, यानी कि छायावादी युग चला। अब छायावादी युग जब 1938 में समाप्त हो गया, तब यहाँ पर शुक्लोत्तर युग यानी कि नंबर 5 पर आएगा हमारा शुक्लोत्तर यानी कि छायावादोत्तर युग। 1938 से लेकर आज तक जो समय चल रहा है उसे शुक्लोत्तर युग यानी कि शुक्ल जी के बाद वाला यानी कि छायावाद के बाद वाला जो युग कहा जाएगा वो अभी वाला समय कहा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी गद्य के विकास का, कहाँ कहाँ कैसे विकसित हुआ है हिंदी गद्य, ये इसमें बताया है कि जो पूर्व भारतेंदु युग था यानी कि आधुनिक काल जहाँ शुरू हुआ है वो हुआ है 13वीं शताब्दी के मध्य से और 1868 तक चला। ठीक है, और जो भारतेंदु युग था, जो पुनर्जागरण था, वो 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग चला था 1900 से 1922 तक। शुक्ल युग चला था 1919 से 1938 तक, और जो शुक्लोत्तर युग है यानी कि छायावादोत्तर युग है वो 1938 से अभी यानी वर्तमान समय तक जो चल रहा है वो अब हम छायावादी युग कहेंगे। ठीक है, अब छायावादी क्या कहेंगे हम? हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास हुआ है अब किन किन भाषाओं और बोलियों के माध्यम से हुआ है। ठीक है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं के माध्यम से गद्य साहित्य लिखे गए। ऐसा तो नहीं है कि सभी में हिंदी में लिखा गया, हिंदी की भी कई उपबोलियाँ थी उनमें लिखा गया। राजस्थानी, बघेली, मैथिली, अवधी जितनी भी थी वो सारी, बुंदेली, जितनी भाषाओं में लिखा गया। तो उनमें कौन कौन सी भाषा किस किस स्थान पर है ये हम देखते हैं। तो देखिए क्या आया है
यहाँ आता है हिंदी गद्य की बोलियां। हिंदी तो एक भाषा है, लेकिन इस गद्य में कई बोलियों में साहित्य लिखा गया है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी देखिए, पश्चिमी हिंदी में क्या क्या है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बागरू यानी कि। अब आता है बुंदेली, देखिए और बुंदेली भी है इसमें। अब बुंदेली जो है दूसरे पहले नंबर पे है पश्चिमी, नंबर 2 पर है हमारा बुंदेली। बुंदेली में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। कौन सी? बुंदेली बोली बोली जाती है, जिसमें अवधी, बुंदेली भाषा बोली जाती है जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी और बुंदेली आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी हो गई? ये हो गई हमारे हरियाणा और क्या कहते हैं ये भरतपुर, कुछ राजस्थान का क्षेत्र आता है, कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, कुछ पंजाब का क्षेत्र आता है, कुछ हरियाणा का, इस प्रकार से ये आती है। ये दोबारा आ गया है तो ये हम बुंदेली नहीं पढ़ेंगे। नंबर 3 पर आती है अब राजस्थानी। अब राजस्थानी देखिए, सभी को पता है कि राजस्थान में कौन कौन सी ये भाषाएं हैं। देखिए, मारवाड़ी, राजस्थान की पहचान है कि राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी। जयपुर में जयपुरी। ठीक है, मेवात में मेवाती, जो अलवर के साइड की जो भाषा है वो मेवाती बोली जाती है। और मालवी, यानी कि कौन कौन सी राजस्थानी भाषाओं में साहित्य लिखा गया, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, इन 4 भाषा उपबोलियों में राजस्थानी साहित्य लिखा गया। अब आता है देखिए नंबर 4 पर आता है हमारा पहाड़ी। अब पहाड़ी, भारत में पहाड़ी एरिया भी है, पहाड़ों में भी कई राज्य हैं जहाँ पर साहित्य लिखा गया। तो पहाड़ी में देखिए कुमायूनी और गढ़वाली बोली होती है। कुमायूनी एक क्षेत्र है जहाँ कुमायूनी भाषा बोली जाती है और गढ़वाली भी एक क्षेत्र है जहाँ गढ़वाली भाषा बोली जाती है। इनमें भी साहित्य की रचना रची गई है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर बिहारी। बिहारी देखिए, बिहार भाषा की, बिहार राज्य की भाषा है। और बिहार राज्य में देखिए क्या बोली जाती है, मुख्य रूप से भोजपुरी, मैथिली और मगही, और सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वह भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो बिहार की कौन कौन सी हो गई, भोजपुरी और मैथिली और मगही। तो अब हम पूरा वापस टैली कर देते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी और बुंदेली। बुंदेली में कौन कौन सी होती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और राजस्थानी में कौन सी होती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। उसके बाद आते पहाड़ी में, तो पहाड़ी हिंदी में कौन सी है, कुमायूनी और गढ़वाली, 2 ही उपबोलियां है। बिहारी भाषा में भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये सारी हिंदी की बोलियां हैं और हिंदी की बोलियों में साहित्य लिखा गया है। आगे चलते हैं हम। अब क्या है कि विविध गद्य में विधाओं की प्रथम रचना, प्राप्तम रचना, यानी कि हिंदी गद्य में जितनी भी विधाएं थी उनमें हमें जो रचनाएं प्राप्त हुई है, तो वो कौन कौन सी रचनाएं प्राप्त हुई है वो देखते हैं हम यहाँ। ये तो है हमारी विधाएं सारी, ये रचना और ये रचनाकार कि कौन सी विधा है, यानी कि उसने उन साहित्यकार ने नाटक लिखा है। हिंदी की बहुत सारी विधाएं हैं, नाटक है, एकांकी है, संस्मरण है, निबंध है, काव्य है। ठीक है, गद्य में भी रिपोर्टार्ज है, फीचर है, कहानी में आ गए। ठीक है, आलोचना में आ गए, समालोचना में आ गए, टिप्पणी में आ गए। तो उन्होंने कौन सी विधा ली है और कौन सी विधा में उन्होंने रचना की है और क्या नाम है और उनके रचनाकार कौन है, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचना। कौन कौन सी है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, कौन सी है, गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की जो कथा लिखी है वो लिखी है जटमल ने लिखी है। ठीक है, ये गोरा बादल की जो कथा है वो राजस्थानी परिवेश में लिखी गई है और ये जटमल के द्वारा लिखी गई है। हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नहुष। ठीक है, और ये लिखा है गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी ने लिखा है। ठीक है, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास जिसे हम नॉवेल कह सकते हैं वह है परीक्षा गुरु, ये लिखा है लाला श्रीनिवास दास जी ने। ठीक है, उसके बाद में हिंदी की प्रथम कहानी जो लिखी है वो कौन सी है, इंदुमती, और ये लिखी है किशोरी लाल गोस्वामी जी ने।
किसने लिखी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। ये देखिए आपको अभी याद होना चाहिए सारा, अभी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है भाई? गोरा बादल जटमल जी के द्वारा। और हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुष, गोपाल चंद्र गिरधारी दास जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई है। और हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त, ये वृत्त नहीं है, ये वृत्त आएगा, यात्रा वृत्त है, वो है सरयू पार की यात्रा, यानी कि सरयू नदी के पार जो यात्रा करी है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये थी हमारी विधाओं की जो विविध गद्य है, उसमें जो विधाएं है उसमें कौन कौन सी रचना हमें प्रथम प्राप्त हुई है वो है। ठीक है, अब चलते हम विभिन्न गद्य जैसे विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं यानी कि कृतियां कौन कौन सी किसने लिखी है, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, आपको याद करनी है ये सारी। तो इसमें सबसे पहले देखिए नाटक ले लेते हैं। तो नाटक आपके यहाँ दिए हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो लिखे गए जितने भी नाटक है, जितना भी गद्य साहित्य है, वो इतिहास परिवेश में लिखा गया है। ठीक है, ऐतिहासिक परिवेश है, उनके जितने भी नाटक है वो सारे ऐतिहासिक परिवेश को लेकर लिखे गए हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो लिखे गए हैं ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो लिखे गए हैं भारत दूरदर्शा। जब नव जागरण का समय आया था, यानी कि पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को, क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण। यानी कि जब हमारे साहित्यकार जब आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर उनका गुण बखान कर रहे थे, तो उनके गुण बखान को छोड़कर भाई भारत की दुर्दशा हो रही थी। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में लिप्त था, उनका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय भारत की जो दुर्दशा हो रही थी उसके विषय का उस परिवेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य लिखने को लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, साहित्यकारों को प्रेरित किया। तो उन्होंने खुद ने भी लिख डाली एक भारत दुर्दशा और कर्पूर मर्जरी। ठीक है, अब आती है एकांकी। एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है, बहुत अच्छी एकांकी है ये इनकी, दीपदान और रेशमी टाई। उपेंद्र नाथ अश्क जी के द्वारा लिखी गई है तौलिए, बहुत अच्छी एकांकी है तौलिए। और अंधी गली, ये भी बहुत अच्छी है। उपन्यास प्रेमचंद, देखिए प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट बहुत से कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद जी एक युग को लेकर चले हैं। बिल्कुल, उन्होंने इतनी रचनाएं करी है, उनकी रचनाओं का जो परिवेश होता था वो वास्तविक यानी यथार्थपरक था। सामाजिक जीवन की जो यथार्थवादी घटनाएं थी उनको लेकर उन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया, और उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारी कथाएं लिखी है, तो उन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। तो ये जो हमारे कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट है, इन्होंने गोदान और गबन 2 उपन्यास लिखे, और भी लिखे हैं, उनमें से 2 का नाम यहाँ दिया गया है। भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक है, अब आते हैं हम कहानी की तरफ, यानी कि स्टोरी। देखिए फिर से प्रेमचंद जी का नाम नहीं छूटने वाला है, क्यों? क्योंकि ये कौन थे? कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट। तो प्रेमचंद जी के द्वारा तो बहुत सारी कहानियां लिखी गई है, उनमें से नमक का दरोगा और शतरंज की खिलाड़ी 2 कहानी आपके सिलेबस में है यहाँ। फिर है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा पुरस्कार और आकाशदीप, दोनों ही बहुत अच्छी कहानियां हैं ये। ठीक है, उसके बाद आते हैं निबंध रचना में। निबंध रचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सर्वोपरि रखा जाता है, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का नाम भी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है चिंतामणि के कई भाग लिखे उन्होंने, एक भाग में नहीं है, चिंतामणि के कई भाग लिखे हैं, और रस मीमांसा। ठीक है, और श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा गया गद्य कुसुमावली। अब आते हैं हम आलोचना। आलोचना यानी कि समालोचना भी कहते हैं, किसी के लिखे हुए लेख की आलोचना करना, उसके गुण दोषों को बताना, तो वो आलोचना कहलाती है। तो आलोचना लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखी है साहित्यालोचन, और डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। तो ये हो गए हमारे 6, यानी कि नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना। अब आते हैं हम नंबर 7 पर जीवनी। जीवनी लिखी है अमृत राय जी ने,
कलम का सिपाही यानी कि जो प्रेमचंद जी है उनके जीवन पर लिखी है कलम का सिपाही। और विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया आवारा मसीहा शरद चंद्र जी की जीवनी है ये, ठीक है। जीवनी यानी कि पूरे जीवन का, शुरू से मतलब प्रारंभ से अंत तक का उनके पूरे जीवन का यहाँ पर बखान किया गया है। नंबर 8 पर है आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है आत्मकथा, ठीक है। और उनकी आत्मकथा नामक जो उनका एक ग्रंथ है, एक संकलन है, उसमें कई प्रकार की कविताएं लिखी है। उसमें क्या बोलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है, निशा निमंत्रण, बहुत सारी ऐसी कविताएं उन्होंने लिख डाली है, ठीक है। यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है प्रकाशित आत्मकथा, ठीक है। ये 4 खंडों में है, क्या ये बसेरे से दूर, ठीक है। जो यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है वह लिखी गई है सिंहावलोकन, ठीक है। यशपाल जी के द्वारा क्या लिखी गई है, सिंहावलोकन। अब नंबर 9 पर आता है यात्रा वृत्त, यानी कि जो कोई यात्रा करके आए हैं और वो अपनी यात्रा का यहाँ पर कलम के द्वारा अपनी यात्रा को यहाँ व्यक्त करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। वह लिखा है राहुल सांकृत्यानंद जी ने। रूस में 25 मास यानी कि 25 महीने और मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है। सेठ गोविंद दास जी ने लिखी है पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व। तो ये थे आपके जीवनी, आत्मकथा और यात्रावृत्त। अब आते हैं हमारे यहाँ पर नंबर 10 में संस्मरण, ठीक है। संस्मरण में सर्वोपरि महादेवी वर्मा जी का नाम सर्वोपरि लिखा जाएगा, क्योंकि संस्मरण में इनका बहुत ही अनोखा उल्लेखनीय है हिंदी गद्य साहित्य को। उन्होंने लिखी है यहाँ पथ के साथी, और भी लिखी है संस्मरण में उन्होंने गौरा लिखी है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें लिखी है उन्होंने, अतीत के चलचित्र, ठीक है। और दूसरा है अमृतलाल नागर जी ने लिखा है जिनके साथ जिया। नंबर 11 पर आते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र में राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम आता है, माटी की मूर्तें और लाल तारा, ठीक है। और महादेवी वर्मा ने भी रेखा चित्र लिखे हैं। ये अतीत के चलचित्र रेखा चित्र में आएगा, माफ कीजिएगा। और स्मृति की रेखाएं, ये इनके रेखा चित्र में आएगा। नंबर 12 पर आता है गद्य काव्य या गद्य गीत। राय कृष्णदास जी ने लिखा है पागल पथिक और वियोगी हरि ने लिखा है तरंगिनी, ठीक है। नंबर 13 पर आता है रिपोर्ताज। धर्मवीर भारती द्वारा जो रिपोर्ताज लिखा गया है अकाल की एक छाया, ठीक है। और रांगे राघव जी के द्वारा लिखा गया है तूफानों के बीच, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर नंबर 14 पर भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार। मतलब भेंट वार्ता यानी कि कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पास जाके प्रश्नोत्तर के माध्यम से, साक्षात्कार मतलब उनसे मिलके और उनसे प्रश्न करके फिर उनसे जो जवाब मिलता है वो जब वार्तालाप लिखते हैं तो उसे बोलते हैं हम साक्षात्कार। यानी कि पत्र व्यवहार के द्वारा नहीं या फिर किसी और माध्यम से नहीं, बिल्कुल आमने सामने बैठकर किया गया प्रश्न विचार, ठीक है। पद्म सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा लिखा गया है मैं इनसे मिला, और राजेंद्र यादव जी के द्वारा लिखा गया चेखव एक इंटरव्यू, ठीक है। अब आते हैं नंबर 15 पर पत्र साहित्य। पत्र साहित्य में देखिए वियोगी हरि है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, और हरिवंश राय बच्चन के पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। देखिए पंत कौन, सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम कौन, हरिवंश राय बच्चन के नाम। अब नंबर 16 यानी कि अंतिम जो हमारा है वो है डायरी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है मेरी कॉलेज डायरी, और मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है मोहन राकेश की डायरी। इनमें मोहन राकेश के यात्रा वृतांत भी बहुत सारे लिखे गए हैं उनकी डायरी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये थे हमारी सारी गद्य की विधाएं, कौन कौन सी गद्य की विधाएं है। अब आते हैं हम यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, यानी कि कुछ मैगजीन्स होती थी या कोई समाचार पत्र होते थे, कोई मासिक थी, कोई साप्ताहिक थी, कोई अर्धवार्षिक थी, कोई वार्षिक थी, और कोई पत्रिकाएं, कुछ पत्रिकाएं ऐसी थी जो दैनिक थी, ठीक है। तो अब देखिए कौन सी पत्र पत्रिका किस युग की थी और कहाँ उसका प्रकाशन हुआ और संपादक कौन थे इनके, ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये यहाँ पर युग है, ठीक है, ये पत्र पत्रिका का नाम है कौन कौन सी थी और संपादक का नाम है और
प्रकाशन का स्थान है। तो पहली जो है हमारी वह है भारतेंदु युग की, ठीक है। कौन सी है? कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। तो कवि वचन सुधा का के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और हिंदी प्रदीप के थे बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। आनंद कादम्बिनी के थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया वो काशी में किया, हिंदी प्रदीप का किया है इलाहाबाद में, और आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन किया है मिर्जापुर में, ठीक है। आगे चलते हैं हम नंबर 2 पर, जो है द्विवेदी युग की पत्र पत्रिका है। द्विवेदी युग में देखिए सरस्वती, इंदु और मर्यादा। सरस्वती का संपादन किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इलाहाबाद में। इंदु का संपादन किया था अंबिका प्रसाद गुप्त ने काशी में, ठीक है। और मर्यादा का प्रकाशन किया था कृष्णकांत मालवीय जी ने प्रयाग में, ठीक है। तो ये आ गई हमारी भारतेंदु युग की और द्विवेदी युग की। अब आते हैं हम यहाँ पर शुक्ल युग यानी कि छायावादी युग में। हंस, साहित्य संदेश और कर्मवीर 3 पत्रिकाएं। हंस का संपादन किया प्रेमचंद जी ने बनारस में। साहित्य संदेश का प्रकाशन किया गुलाब राय जी ने आगरा में। और कर्मवीर का प्रकाशन किया संपादन किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जबलपुर में, इसका संपादन हुआ था, ठीक है। अब आते हैं, ये था हमारा नंबर 3 का। अब आते हैं हम यहाँ नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर है शुक्लोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग। इसमें देखिए 3 है, कादम्बिनी, धर्मयुग और सारिका। कादम्बिनी नाम की जो पत्रिका का संपादन किया राजेंद्र अवस्थी ने दिल्ली में प्रकाशन किया। धर्मयुग का जो संपादन किया था धर्मवीर भारती, ठीक है, इन्होंने किया था और मुंबई में करा था। और गणेश मंत्री जी ने भी किया था इनका, ठीक है। और कमलेश्वर, ठीक है, गणेश मंत्री कमलेश्वर जी ने किया था। उसके बाद आता है सारिका, अवध नारायण मुदगल जी ने किया था। कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। तो ये थी हमारी चारों युग की, यानी कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ये चारों युग की पत्र पत्रिकाएं, इनके संपादक और उनके प्रकाशन का स्थान, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखिए बहुत पारिभाषिक शब्दों की तरफ आ गए हैं हम यहाँ। पारिभाषिक शब्दों से मतलब है कि प्रमुख हिंदी गद्य विधाओं की परिभाषा, यानी कि कुछ विधाएं हैं। अभी हमने विधाएं देखी, जैसे कहानी, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, साक्षात्कार, बहुत सारी हमने विधाएं देखी उनमें, ठीक है। उन विधाओं को क्या कैसे पहचानेंगे हम? आप देखिए कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कि असमंजस में पड़ जाएंगे कि संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है, ठीक है, डायरी और जीवनी में क्या अंतर है, और आत्मकथा में क्या अंतर है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन कुछ शब्द यानी कि कुछ उनमें विशेषताएं ऐसी होती है जो सबको एक दूसरे से अलग करती है। तो वही विशेषताएं हम पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आया है हमारा नाटक। तो नाटक देखिए आप सभी को पता है, नाटक स्टेज पे किया जाता है, एक नेपथ्य में रंगमंच पर खेला जाता है, ठीक है। तो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली की कई दृश्य हो सकते हैं। उसमें एक दृश्य हो सकता है, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, मतलब बहुत बड़ा नाटक होता है। वह क्या कहलाता है? वह गद्य रचना नाटक कहलाती है। एक से अधिक अंक वाली याद रखनी है हमको, ये चीज हमको याद रखनी है। जिसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है, जिसमें अभिनय और संवाद यानी कि हम डायलॉग को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसको हम कैसे उसका अभिनय कर रहे हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा आता है एकांकी। देखिए ये बहुत सेम है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो इन दोनों को अलग करती है। तो वो क्या है हम देखते हैं कि नाटक में क्या होता है कि एक से अधिक अंक होते हैं, ठीक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एकांकी में क्या होता है? 1 अंक होता वही नाटक के जैसा ही है, लेकिन वह एक ही अंक को लिए हुए रहती है, एक परिवेश को लिए हुए रहती है, इसलिए वह एकांकी कहलाती है। और कई जीवन के कई परिवेश जिससे जुड़े हुए होते हैं वो नाटक कहलाता है, ठीक है। तो
एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। इसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। आया समझ में? नाटक और एकांकी आज तो बिल्कुल डिफाइन हो गया है आप सबको, और इसका अंतर भी समझ में आ गया और याद भी हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 3 पर, उपन्यास यानी कि जिसे हम नोवेल कहते हैं। किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रम एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर किसी जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। ठीक है, रखकर की जाने वाली गद्य रचना। ठीक है, यानी कि किसी घटना को, उसके चरित्र चित्रण को, संवाद को हम संवाद बोल रहे हैं, लेकिन किसी नाटक के माध्यम से नहीं बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं बुलवा रहे हैं। जो लिखने वाला है वही अपने माध्यम को चुनकर आगे मतलब बढ़ता जा रहा है, उसका जो क्रम है वो चलता जा रहा है। एक कहानी भी है उसके अंदर, एक कथोपकथन भी है, संवाद भी है, चरित्र चित्रण भी है, सब कुछ पूरी घटना को लेकर जो चल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो जो उस लक्ष्य को, किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य भी होना चाहिए जिससे वह प्राप्त करना चाहता है, उसको रखकर जो रचना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 4 पर है हमारा यहाँ कहानी। कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र, भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है पूस की रात। ठीक है, और बोल सकते हैं हम कफन, है ना, कफन बहुत अच्छी कहानी है। नमक का दरोगा, ये भी एक कहानी है। ठीक है, तो ये पंच परमेश्वर के पंच परमेश्वर, उनकी बहुत अच्छी कहानी है, छोटी कक्षाओं में भी आती है। कफन आती है उनकी, ये पूस की रात आती है, आप कभी पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं ये। तो ये सभी किसी घटनाक्रम को और समाज के चरित्रों को बताती है कि समाज में कैसा वातावरण है, उस समाज के यथार्थ चरित्र को बताने के उपलक्ष्य में जो लिखी जाने वाली गद्य रचना होती है उसे क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। तो देखिए हमारे 4 हो गए यहाँ पर। पहला क्या था हमारा? नाटक, दूसरा हमारा एकांकी, नंबर 3 हमारा उपन्यास, नंबर 4 हमारा कहानी। अब आता है नंबर 5 हमारा निबंध। ठीक है, नियम से बंध, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति करता है। क्रमिक रूप से किसी भी एक कोई विषय ले लिया है, उस विषय पर लेखक अपने स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र होकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, तो वो जो रचना होती है और प्रत्यक्ष रूप से करता है, वो रचना क्या कहलाती है? निबंध कहलाती है। अब आती है आलोचना। किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना, उस रचना की आलोचना करना कहा जाता है। ठीक है, आलोचना के लिए समीक्षा अथवा समालोचना दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई रचना करी किसी ने, ठीक है, उस आप लोगों ने कोई एक टॉपिक लिख के बताया मुझे, किसी बिंदु पर एक कोई लेख लिखकर बताया, अनुच्छेद, अब मैं उसके गुण दोषों को निकाल रही हूँ, तो मैं आपके जो लेख है, आपने जो भी लिखा है, निबंध लिखा है, कहानी लिखा है, उसकी मैं आलोचना कर रही हूँ। ठीक है, समालोचना कर रही हूँ, समीक्षा कर रही हूँ, ये सारे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, तो समालोचना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। हो गया, आलोचना का मतलब समझ में आ गया। अब आता है हमारा जीवनी। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की, किसी व्यक्ति विशेष होना चाहिए, ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जैसे गांधी जी हो गए, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, या फिर रामकृष्ण परमहंस जी हो गए, भगत सिंह हो गए। ठीक है, और भी कई ऐसे विशिष्ट विशेष व्यक्ति होते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी हो गए। ठीक है, इनके बारे में अगर कोई बात, यानी कि उनके जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक, कहाँ, उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा क्रमबद्ध जो लेख लिखा जाता है, प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी, यानी कि जीवन से मरने तक, जीवनी, जहाँ से जीवन शुरू हुआ और जहाँ खत्म हुआ, वहाँ से वहाँ तक का जो समय है वो पूरा अगर हम लिखते हैं तो उस गद्य रचना को जीवनी कहते हैं। आगे चलते हैं हम
हमारा नंबर 8 पर आता है आत्मकथा। अब देखिए जीवनी और आत्मकथा थोड़ा थोड़ा कुछ मिलता जुलता लग रहा है, तो कई बच्चे इसमें बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये आत्मकथा और जीवनी क्या है। तो आत्मकथा तो ये होती है कि हम खुद लिखते हैं, ठीक है, अपने बारे में लिखते हैं, और जीवनी हम किसी और व्यक्ति के, विशेष व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में लिख रहा है, ठीक है। तो जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय यानी कि याद रखने योग्य घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है। स्मरणीय, याद रखने योग्य, स्मरणीय का मतलब क्या होता है? याद रखने योग्य, ठीक है, याद रखने योग्य घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आत्मकथा। नंबर 9 पर आता है यात्रावृत्त, यानी कि जो यात्रा करता है, घूमने, मान लो घूमने चला गया, ठीक है, तो घूमने के कारण जो उसने घूमने के समय जो जो देखा और बहुत सारी दुविधाओं को पार करता हुआ आगे जा रहे हैं, तो वो यात्राव्रत हुआ। किसी यात्रा पर गए और यात्रा के दौरान उन्हें क्या क्या ऐसी विलक्षण चीज़ें देखने को मिली, तो वो सारी यात्रा वृतांत में आएगा। जिससे गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन, अनुभव यथावत जैसा था वैसा का वैसा कलात्मक वर्णन करता है, उसे यात्रावृत्त कहते हैं, ठीक है। आगे चलते, संस्मरण, किसी स्मरणीय घटना, ठीक है, संस्मरण क्या? किसी स्मरणीय यानी किसी याद रखने योग्य या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप को प्रकट करता है, लिख कर प्रकट करता है, ठीक है, यथार्थ रूप को प्रकट करता है, को लिखता है, संस्मरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि यथार्थ रूप को प्रकट करता है, उसे संस्मरण कहते हैं, ठीक है। तो संस्मरण किसे कहते हैं? कि किसी स्मरणीय घटना को, कोई स्मरणीय घटना है, कोई हमें कभी हमारे साथ या हमारे सामने कोई ऐसी वारदात हुई है जो हमें याद है, तो उसे उसी रूप में हूबहू लिखना, उसी भाव से उसी तात्कालिक समय के रूप में लिखना, वह संस्मरण कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम नंबर 11 पर, रेखा चित्र। जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति वस्तु, यानी कि व्यक्ति वस्तु घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। जैसा है वैसा का वैसा किसी व्यक्ति वस्तु घटना या भाव का हूबहू वर्णन करना, ठीक है। अब आता है नंबर 12 हमारा गद्य काव्य या गद्य गीत। जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है। अब देखिए हम कहेंगे कि भाई कविता तो छंदबद्ध होती है, जो काव्य होता है वो तो छंदबद्ध होता है, यति गति लय के साथ लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रचनाएं होती है जो गद्य का रूप होती है लेकिन गाने योग्य होती है, उसमें छंद के गुण नहीं होते हैं, वो छंद रहित होती है लेकिन गद्य गीत जैसा होता है जो गाए जा सकती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम यहाँ पर गद्य गीत कहते हैं। रिपोर्तार्ज, जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। आंखों देखा यानी कि लेखक ने आंख से कभी देखा है और वह पुराना वर्णन आज ऐसा का ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसे रिपोर्तार्ज कहते हैं। याद नहीं, उसका हूबहू आंखों में छाया हुआ है, वो उसे याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी वह स्थान पर जाता है उसे हूबहू वह चित्र आ जाता है, यानी रिपोर्तार्ज, उसे सारा का सारा रिपीट हो जाता है, तो वो रिपीट से आप याद कर सकते हैं कि रिपोर्तार्ज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर नंबर 14 पर, भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार। जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट यानी कि मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है, तो वह रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाती है, ठीक है।
मतलब कोई क्रियाकलाप है, कोई व्यक्तित्व, भाव या क्रियाकलाप से संबंधित कोई प्रश्न करता है, ठीक है। या मान लीजिए कई जर्नलिस्ट होते हैं, कई पत्रकार ऐसे होते हैं जो किसी फेमस, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार ही होता है। तो वो इंटरव्यू में जिस प्रकार से उनसे प्रश्न पूछते हैं, वो उनका प्रश्नोत्तर होता रहता है, तो वो सारा का सारा इस साक्षात्कार के अंतर्गत आएगा। अब आता है नंबर 15 पर पत्र साहित्य। जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित या फिर किसी अन्य व्यक्ति को पत्र द्वारा अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा अथवा समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, लेखक ने कोई बात लिखकर भेजी, कोई समस्या थी उसे वो लिखकर भेजी और समाधान प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पत्र के माध्यम से कुछ पूछा है तो वो पत्र के माध्यम से ही प्राप्त करेगा। तो ये क्या हो गया? एक पत्र साहित्य हो गया, यानी कि वार्तालाप का माध्यम क्या हो गया? पत्र हो गया, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? तब वह पत्र साहित्य का सृजन करता है, मतलब पत्र साहित्य का निर्माण करता है। अंत में हमारा जो 16 नंबर का है वह है डायरी। जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति, कलात्मक यानी कि जो बहुत ही निपुण है, किसी काम में कोई अच्छा है, ठीक है, कोई आर्टिस्ट टाइप का व्यक्ति है और वह व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध यानी कि दिनांक सहित एवं क्रमबद्ध, यानी कि आज हुआ है एक दिनांक 1 को हुआ है, 1 मार्च को हुआ है तो 2 को होगा, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। ऐसा नहीं कि 1 को लिखने के बाद वो फरवरी में चला जाएगा, मार्च में लिखने के बाद वो जनवरी में चला जाएगा, ऐसा नहीं। तिथिबद्ध और क्रम से अगर कोई विवरण लिखता है तो उस रचना को हम डायरी कहते हैं। आया समझ में? वैसे तो सभी जानते हैं डायरी क्या होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है कि कोई घटना है, कोई महत्वपूर्ण बात है, उस घटना का तिथिबद्ध कोई अध्ययन करता है और अध्ययन के तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? डायरी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। अब युग के अनुसार है, ये हमने वैसे पढ़ ली है लेकिन युग के अनुसार बहुत सारी है। देखिए हमने 3 ही पढ़ी थी, जैसे भारतेंदु युग में आ गई कवि वचन सुधा, ठीक है। ये किस यहाँ पर आ गए हमारे पत्रिका का नाम, यहाँ संपादक का नाम और यहाँ प्रकाशन स्थान। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने कुछ देर पहले पढ़ा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काशी में प्रकाशित की थी। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काशी में प्रकाशित की थी। देखिए दोनों काशी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काशी में ही प्रकाशन किया था दोनों पत्र पत्रिकाओं का। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी ने इलाहाबाद में करी थी। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने मिर्जापुर में करी थी और ब्राह्मण बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने कानपुर में करी थी, ठीक है। तो कितनी? 5 पत्र पत्रिकाएं है, ये भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाएं है। अब आते हैं हम द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिका। तो द्विवेदी में देखिए कितनी 9 पत्र पत्रिकाएं है यहाँ पर। पहली है सरस्वती, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इलाहाबाद में की थी। दूसरी है सुदर्शन, देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र दोनों ने मिलकर करी थी और इसका प्रकाशन स्थल है काशी। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने करी थी जयपुर में। इंदुमती नाम की जो पत्रिका है, इंदु पत्रिका, वो अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने करी थी काशी में। ये सारी हम अभी द्विवेदी युगीन पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने भारतेंदु युगीन पढ़ी थी। मर्यादा नाम की जो पत्रिका है वह बाल कृष्णकांत मालवीय ने करी थी प्रयाग में। प्रताप नाम की जो पत्रिका है वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने करी थी कानपुर में। प्रभा नाम की जो पत्रिका है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने करी थी खंडवा में। चांद नाम की जो पत्रिका है राम रख सहगल चंडी प्रसाद हृदय दोनों ने मिलकर करी थी प्रयाग में। और माधुरी नाम की जो पत्रिका है वह दुलारे लाल, हम यहाँ लिख लेते हैं दुलारे लाल भार्गव, ठीक है। क्या है? दुलारे लाल भार्गव जी ने लखनऊ में की थी। तो ये सारी कौन सी? द्विवेदी युगीन
पत्र पत्रिका है जो कौन से युग से, किनके नाम से जो युग बना है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो युग का नाम रखा गया है, उनके युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, ये सब हमें देखनी है। अब आते हैं हम यहाँ पर छायावादी युग की पत्र पत्रिकाएं। तो छायावाद में देखिए हंस है, आदर्श मौजी, सरोज, साहित्य संदेश और कर्मवीर। तो हंस करी थी प्रेमचंद जी ने काशी बनारस में, आदर्श और मौजी शिव पूजन सहाय जी ने कलकत्ता, जिसे कोलकाता कहते हैं आजकल। सरोज नाम की जो पत्रिका थी वो नवजादी लाल श्रीवास्तव जी ने कलकत्ता में करी थी। और साहित्य संदेश नाम की जो पत्रिका है गुलाब राय जी ने आगरा में करी थी। और कर्मवीर जो पत्रिका है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जबलपुर में प्रकाशित करी थी। ये थी सारी छायावादी युग। 3 युग हो चुके हैं हमारे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। अब आता है हमारा छायावादोत्तर युग, यानी उसके बाद वाला युग। पहली एक कादम्बिनी राजेंद्र अवस्थी जी ने दिल्ली में प्रकाशित की थी। धर्मयुग धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री दोनों ने करी थी मुंबई में। सारिका कमलेश्वर और अवध नारायण मुदगल जी ने करी थी दिल्ली में। हंस राजेंद्र यादव ने दिल्ली में करी थी। और गंगा नाम की जो पत्रिका है वो कमलेश्वर ने करी थी दिल्ली में। तो चारों युगों की पत्र पत्रिकाएं हमने यहाँ पढ़ ली है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ विविध, ठीक है। विविध में पढ़ेंगे हम यहाँ, देखिए हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। सबसे पहली बात तो ये पढ़ेंगे कि हिंदी गद्य का जो विकास है भारतेंदु युग से तो शुरू हुआ, ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन से तो हिंदी गद्य का प्रकाशन शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन जो विकास है और उस विकास को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य किसने किया था? द्विवेदी युगीन पत्रिका। और जिसमें भी सबसे पहली जो पत्रिका का नाम आता है वो कौन सा आता है? सरस्वती, ठीक है। सरस्वती का प्रकाशन जैसे ही हुआ और हिंदी गद्य का विकास और ऊपर और ऊपर और उच्च शिखर पर होने लग गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सी है? कवि वचन सुधा का प्रकाशन हिंदी गद्य में और भी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं है। हरिश्चंद्र मैगजीन, सरस्वती और द्विवेदी युग की प्रथम पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। ये दोनों हो गया है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था 1868 में, ठीक है। और हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ था 1878 में। और सरस्वती का प्रकाशन हुआ था 1900 में। यानी कि ये जो सरस्वती है ये 1900 में प्रकाशित हो गई थी जब द्विवेदी युग चल रहा था, ठीक है। तो ये थी हमारी विविध। तो आज हमने यूपी बोर्ड की सामान्य हिंदी में जो कक्षा 12 का जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास है वो आज हमने पढ़ा। उसमें काल विभाजन किस प्रकार किया गया है, विविध जो विधाएं है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन कहाँ हुआ है और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो युग के अंतर्गत रखी गई है, वो सारा आज हमने यहाँ पर अध्ययन किया। आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। अभी हमने शुरुआत करी है, अभी हमें पूरा जल्दी से सिलेबस करके उसका रिवीजन करना है। उसके लिए हमें क्लास जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप सब भी जागरूक हो जाइए और कक्षाओं का आनंद उठाइए, ठीक है। तो नई कक्षा लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।